Good morning, students. Good morning to you all. Good morning, sir. Good morning, sir. Is my screen is visible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने स्टार्ट किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन इस यूनिट का रहता है वो हमारे पास था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किया था, और अब हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कल मैंने सिर्फ इसका फॉर्मूला बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें जो हमारे पास म्यू है वो तुम्हारे पास क्या है, मीन है। ठीक है, सिग्मा है वो तुम्हारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। सिग्मा स्क्वायर है वो तुम्हारे पास क्या है, वेरिएंस है। तो ये सारी क्वांटिटी हमने बताई थी, ये तुम्हारे पास क्या है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैरामीटर है। ठीक है, पैरामीटर है, इसके लिए आपको इनकी वैल्यू गिवन होगी और यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस। ठीक है, ये तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। ओके, और एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, म्यू भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सिग्मा ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि क्योंकि हमारे पास सिग्मा है वो अंडर रूट में आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सारी वैल्यू होगी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स म्यू सिग्मा। इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। सिमिलरली आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे हम करते आ रहे थे कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम मोमेंट जेनेटिक फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे, मीडियन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मोमेंट्स फाइंड आउट करेंगे उसके क्या होंगे। तो ये सब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और अगर हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए चाहिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने क्या बताया था कि अगर इक्वेशन रिजल्ट रिमार्क सेकंड लिखा हुआ है, इसकी हेल्प से हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि अगर तुम्हारे पास x कोई भी रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, किससे बिलोंग, अगर ये तुम्हारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम देखो एक रैंडम वेरिएबल से दूसरे रैंडम वेरिएबल में चेंज करें इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसमें जो तुम्हारे पास z है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब तुम्हारे पास जो x है वो रैंडम वेरिएबल गिवन है और जो z है ये तुम्हारे पास रैंडम वेरिएबल क्या आ जाएगा, न्यू रैंडम वेरिएबल आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ठीक है, तो z है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट आ जाएगा। अब इसमें चेंज होके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैमरा चला ना कैमरा कौन है ये? डी की। कितने बार ज्वाइन कर रहे हैं? ओके, ये देखिए 135 हो जाएंगे थोड़ी देर। इन्हों को कर इतने बार कौन क्लास कौन में है देखो। बीच में कौन है सुनिए। तो इसमें जो हमारे पास नॉर्मल वेरिएट है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। ओके, जो चेंज करने के बाद जो मीन है तुम्हारे पास, मीन हो जाएगा तुम्हारे पास 0, और जो वेरिएंस है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको हम फाई जेड बोल देते हैं। तो फाई जेड, अगर जेड में जेड स्टैंडर्ड में नॉर्मल वेरिएट में अगर चेंज करेंगे तो फाई ऑफ जेड है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू पाई ई रेज़ टू पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन
2, ठीक है। और जो z की वैल्यू है, अब जो x और म्यू है वो नहीं रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि x और म्यू की हेल्प से हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z में इसको चेंज कर दिया। तो फाई ऑफ z की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 पाई e raised to power minus z square upon 2, एंड where the value of z is from minus infinity to infinity, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग फाई ऑफ जेड है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के कॉरस्पॉन्डिंग हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और इसकी ये प्रॉपर्टीज है या फिर इसको रिजल्ट बोल सकते हो कि फाई ऑफ माइनस जेड करेंगे तो डायरेक्ट इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, जेड ग्रेटर देन 0। दूसरी ये प्रॉपर्टी हमें निकालनी हो, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है, इसका हम यूज करेंगे टू सोल्व गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। जब हम हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, p ऑफ 6 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम जो हमारे पास सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास होता है रैंडम वेरिएबल x, उसको हम z में चेंज करेंगे। और कुछ आर्टिकल्स भी है, जैसे हम मीन मीडियम मोड फाइंड आउट करेंगे, उसमें हम जो नॉर्मल वेरिएट को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में चेंज करके उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, और फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए से बड़ी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो रैंडम वेरिएबल की और बी से लेस। तो इसका फॉर्मूला है, आप जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाई जेड है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो बी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा पे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो फाई ऑफ ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एंड यू कैन गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज फेमस इन बेल शेप। जो ग्राफ है इसका देखो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करा हुआ है, ये है तुम्हारे पास। तो इसका जो ग्राफ है ये बेल शेप्ड होता है, ऐसे होता है। ओके, सो ये दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये मैंने कल भी बताया था कि जो तुम्हारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस होता है। कैसे? एक तो तुम्हारे पास था इससे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इनफैक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो इफ वी can change the conditions of binomial distribution as well as Poisson distribution to the infinity। like number of trial है वो हम binomial distribution में क्या लेके चलते हैं, finite लेके चलते हैं। the value of L यानी number of trials है वो तुम्हारे पास क्या होते हैं, finite in binomial distribution as well as Poisson distribution। तो normal distribution में तुम्हारे पास क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप एक एक्सपेरिमेंट को इनफाइनाइट टाइम कर सकते हो, यानी जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो तुम्हारे पास क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकती है। तो यानी जो तुम्हारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो फॉर्मूला है उसमें आप लिमिटिंग केस लगा दो n टेंड टू इन्फिनिटी, देन यू कैन गेट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस। ये आर्टिकल आप कर सकते हो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन आप करोगे। नेक्स्ट तुम्हारे पास है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की p और फेलियर होने की q, ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं होती, यानी आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और क्यों आप कभी भी फेल नहीं होंगे, ठीक है, हमेशा फेल नहीं होंगे, कभी कहीं ना कहीं एक स्टेज आएगी जहाँ पे आप सक्सेस को अटेन करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन जीरो नहीं होगी, लेकिन जो पी है और क्यू है वो वेरी क्लोज है जीरो के इसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों। ये आर्टिकल आप कर सकते हो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन आप इनको करोगे। ओके, तो आर्टिकल आप करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछोगे, आप कर सकते हो इसको। कैलकुलेशन है, जस्ट यू हैव टू फाइंड लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एंड यू कैन गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है एग्जांपल। एग्जांपल देखो क्या गिवन है, इफ x इज ए नॉर्मल वेरिएट, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू n ऑफ 40 25। अब तुम्हारे पास क्या होता है, सिंपल x बिलोंगिंग टू n, यहाँ पे क्या होता है मीन, और यहाँ पे क्या होता है सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ से मीन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और जो सिग्मा स्क्वायर है वेरिएंस उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, और यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन है वेरिएंस, वो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा +-5। लेकिन हम सिर्फ क्या लेके चलेंगे 5, क्योंकि सिग्मा है वो हम क्या लेके चलेंगे ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ये तुम्हारे पास मीन आ गया, एंड यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x। तो वो तुम्हारे पास क्या होता है 1 सिग्मा इंटू √2 पाई इंटू ई रेज़ टू पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 1 अपॉन ये तुम्हारे पास क्या होगा, वैल्यू पुट कर दो मीन की और वेरिएंस की इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1/5 इंटू √2 पाई इंटू ई रेज़ टू पावर -1/2
x माइनस 40/5 का स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नाउ ये दो प्रॉब्लम है, ये आप खुद करोगे। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, वो सब इसमें गिवन है। जैसे द कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेल शेप्ड, द कर्व ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू म्यू, यानी मीन के इक्वल होगी। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारे पास क्या होता है, मीन और मीडियन, ठीक है, एंड मोड, ठीक है, दोनों तीनों के तीनों हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और मीन क्या होता है तुम्हारे पास, म्यू। यानी अगर तुम्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन पूछे, मीडियन पूछे, मोड पूछे, तो वो तुम्हारे पास किसके इक्वल होता है, म्यू के ही इक्वल होता है, पैरामीटर म्यू जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, ठीक है। ये इसी तरह ये प्रॉपर्टीज है, ये आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सिंपल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है लाइन बाय लाइन, कोई प्रूफ नहीं है इनका, ठीक है। यू हैव टू जस्ट फाइंड राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ दिस, ठीक है। जैसे हमारे पास एक्स जैसे 14 है, पार्टिकुलर सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल इज आल्सो इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट, कि एक्स है वो तुम्हारे पास क्या है, नॉर्मल वेरिएटी म्यू वन और सिग्मा वन का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास वाई है, ठीक है, बिलोंगिंग टू या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन म्यू टू एंड सिग्मा टू का स्क्वायर इज द वेरिएंस। तो तुम्हारे पास जो x प्लस वाई है, ठीक है, वो भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल वेरिएट हो जाएगा विद मीन म्यू वन प्लस म्यू टू एंड वेरिएंस सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर। सिमिलरली इसका जो डिफरेंस है वो भी तुम्हारे पास नॉर्मल वेरिएट हो जाएगा एन ऑफ म्यू वन माइनस म्यू टू सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, कर लोगे इसको, ओके। Yes, sir. सर ये क्वार्टाइल डेविएशन बताना एक बार, ये ऊपर 8 पॉइंट पे। ये फॉर नॉर्मल कर्व Q3 इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन ऑफ माइनस Q1। ये क्वार्टाइल डेविएशन QD, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, Q3 है, Q1 है, ये तुम्हारे पास यूनिट फर्स्ट है, उसमें बेसिक डेफिनेशन है, उसमें है ये क्वार्टाइल डेविएशन, लेकिन कभी पूछते नहीं है ये, ठीक है। कोटोसिस हो गया, क्वार्टाइल्स हो गया, ये मीन आने के बाद उनकी कुछ वैल्यू आने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूले है, एंड यू कैन गेट द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड अप टू सोन क्वार्टाइल डेविएशन Q3 Q1 एंड अप टू सोन, इस आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। ओके सर। अब हम देखते हैं मीन क्या होगा इसका। वैसे तो हमने बता दिया कि मोड है और जो मीडियन है वो तुम्हारे पास क्या होता है, मीन के इक्वल होता है। अभी मैंने बताया ना रिजल्ट, कि मीन इज इक्वल टू मोड, ठीक है, और इज इक्वल टू मीडियन। मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, ये तुम्हारे पास तीनों इक्वल होते हैं, और किसके इक्वल होते हैं, म्यू के, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे म्यू के इक्वल कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोड, और उसकी हेल्प से फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मीडियन। जैसे हम मोड फाइंड आउट करते हैं वैसे तुम मीडियन फाइंड आउट करोगे। मोड फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू, यही होती है ना। जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 4 1 2 1 6 7, तो बताना बच्चों इनका मोड कितना है। ये तुम्हारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स है, इनका मोड क्या होगा, मोड क्या होगा इनका, 1 होगा 1 सर। होगा ना, जो इनमें सबसे मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा इंटू रूट 2 पाई ई रेस टू पावर 1/2 माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर, ये तुम्हारे पास है। अब देखो बच्चों, कई बार ना ई रेस टू पावर जेड है, मान लो ये लिख दिया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड, ठीक है। समझते हो ना इसको, इसको तो पता ही होगा सभी को। तो ये लिखने का तरीका, आप ई रेस टू पावर में ना लिख के, अगर तुमको जनरल एक लाइन में एक्सप्रेस करना हो तो आप इसको लिखोगे एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड, यानी ई की पावर में जो होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एंड यू हैव टू फाइंड मोड। तो मोड के लिए तुम्हें एफ ऑफ एक्स की क्या निकालनी है, सबसे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या क्या लगाएंगे यहाँ पे, डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, डेरिवेटिव टेस्ट। और डेरिवेटिव टेस्ट में भी हम क्या फाइंड आउट करें, कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे,
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि सबसे पहले एफ डैश, फर्स्ट मैं बता दूं, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो, उसको जीरो के इक्वल रखो, वहां से कुछ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर एफ ऑफ एक्स, एफ डबल डैश एक्स है वो देखो तुम्हारे पास उस वैल्यू पे ग्रेटर देन जीरो है, या एफ डबल डैश एक्स है उस वैल्यू पे लेस देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है तो तुम्हारे पास उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, और लेस देन जीरो है तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, ये तुम्हारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। क्लियर है मोड कैसे निकालना है? ये मैंने सिर्फ ये बताया कि निकालना कैसे है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस आर्टिकल को कि आएगा कैसे। देखो नेक्स्ट है तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास गिवन है। एफ ऑफ एक्स में तुम्हारे पास क्या हो गया, दोनों तरफ लॉग ले लिया हमने। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर वन। लॉग लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे ई रेज़ टू पावर समथिंग है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और जो लॉग में जो प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी यूज कर दी तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब क्या किया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव करते ही हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पता है ना, ये तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जाएगा लॉग में जो क्वांटिटी होती है वो आ जाएगी वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ये यहाँ पे यूज कर लिया। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स को हम क्या रखेंगे, जीरो। एफ डैश एक्स को जीरो रख दिया यहाँ से, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू वो क्या आ गई, म्यू आ गई, यानी कितनी, मीन के इक्वल आ गई। तो मीन पे हम ये देखेंगे कि जो एफ डबल डैश एक्स है उसका नेचर कैसा है। तो एफ डबल डैश एक्स यानी तुमने फंक्शन का एक बार और डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, और डेरिवेटिव करने के बाद जहां जहां एक्स है वहां पे क्या पुट कर दिया, म्यू पुट कर दिया। यानी आप मान लो एक्स की वैल्यू ए आ जाती है एफ डैश एक्स को जीरो पुट करने के बाद, तो अगर एफ डबल डैश ए, ठीक है, वो तुम्हारे पास लेस देन जीरो है तो वो तुम्हारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी, और जो एफ डबल डैश ए वो ग्रेटर देन जीरो तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू पे देखिए तो वो तुम्हारे पास आ जाएगी माइनस एफ ऑफ म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर, जो तुम्हारे पास क्या है, लेस देन जीरो। तो ये तुम्हारे पास एक्स इज इक्वल टू म्यू है। दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो मोड तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे म्यू आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है? एनी डाउट? सर ये मिनिमम वैल्यू ही क्यों ले रहे हैं? मोड क्या उसमें तो होता है? हमने जो नंबर ऑफ टाइम सबसे ज्यादा आ रहा है वो देखकर बताया था। नहीं, मोड मिनिमम वैल्यू भी होता है। ओके सर। ठीक है, वो नहीं होता कि सबसे ज्यादा बार आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। अब देखो मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो मीडियन भी ऐसे ही होगा। मीडियन के लिए हम जो सिंपल नॉर्मल वेरिएट है उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में चेंज करेंगे। यानी एक्स दे रखा है तुम्हें एन ऑफ म्यू इंटू सिग्मा स्क्वेयर, तो आप यहाँ से एक्स को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में चेंज कर दोगे तो जो हमारे पास जेड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू, ये तुम्हारे पास जेड हो जाएगा। तो नॉर्मल वेरिएट में चेंज करने के बाद जो मीडियन है वो भी तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, म्यू ही आएगा, क्योंकि मीन मीडियन मोड तीनों में से क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, आउटलाइन ऑफ द आर्टिकल इज दिस। देखो ये तुम्हारे पास है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए मीडियन के लिए इसने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एम टू इन्फिनिटी। ये तो पता ही होगा ना, अगर तुम यहाँ से कोई एफ ऑफ एक्स है डी एक्स है, अगर इसका डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल है ए टू बी, अगर आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हो तो हो जाएगा माइनस ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी का यूज किया है उसने, एंड जो इसमें मीन है वो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। मीडियन, और मीडियन को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम। तो इसमें जो मीडियन है वो भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मीन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसको आर्टिकल को। और सिमिलरली मीन डेविएशन अबाउट मीन, वैसे जरूरत नहीं है मीन डेविएशन अबाउट मीन की, कभी नहीं पूछते एग्जाम में, तो ये भी आप कर सकते हो। इसमें जो तुम्हारे पास मोमेंट होते हैं, ठीक है, यानी जो फॉर्मूला होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कर देते हैं। जैसे ऊपर मीडियन निकाला है ना, वहाँ पे हमने एम से लेके इन्फिनिटी तक किया है, तो इसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे
नॉर्मल वेरिएट को चेंज करोगे तो ये तुम्हारे पास जो मीन डेविएशन अबाउट मीन है वो तुम्हारे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन √2 इंटू पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटू जेड ऑफ ई रेस टू पावर 1/2 जेड स्क्वायर डी जेड। अगर जेड की वैल्यू दिख जाए तो इसका मतलब जेड किसके इक्वल है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा के। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड वेरिएट ऑफ नॉर्मल डिस्टेंस, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ठीक है। ये इसमें चेंज किया हुआ है। ओके, तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो वो मुझे बता सकता है कल वाली क्लास में, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने किया है मीन निकालना, मीडियन निकालना और मोड निकालना, ठीक है। अब हम करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो हम फाइंड आउट कर रहे थे, और उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बाद मोमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है कैपिटल एम एक्स टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज कॉन्टिन्यूस हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एम एक्स टी की वैल्यू आ जाएगी ई रेज टू पावर टी इंटू एक्स एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डी एक्स। नाउ टेकिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर टी एक्स, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/सिग्मा इंटू √2 पाई इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटू सिंपल लिख दिया मैंने माइनस जेड स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए नॉर्मल वेरिएटी में चेंज कर दिया साथ में। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब तुम विद रिस्पेक्ट टू जेड सिर्फ क्या करोगे, इंटीग्रेशन, तो जिन जिन टर्म में जेड नहीं है उसको उसने बाहर ले लिया, तो ई रेज टू पावर म्यू टी है वो तुम्हारे पास बाहर आ जाएगा, और ये बाकी सारा एज इट इज, ठीक है। यानी ई रेज टू पावर म्यू टी 1/√2 पाई ये एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। फिर इसने क्या किया, जो पावर्स है उसमें देखो, मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, -1/2 इंटू जेड स्क्र माइनस 2t सिग्मा इंटू जेड, ये दे रखा है। तो इसमें क्या करो, -1/2 सिग्मा स्क्र माइनस 2t सिग्मा जेड, इसमें क्या करो माइनस सिग्मा स्क्र प्लस सिग्मा स्क्र टी स्क्र, ये ऐड कर दो, और माइनस सिग्मा स्क्र टी स्क्र ये सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं होगा ना यहाँ पे। तो अब ये जो तीन है पहले इनको कंबाइन कर दो, और ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा किसका, जेड माइनस सिग्मा इंटू टी का, ठीक है। ये तुम्हारे पास यहाँ पे जेड था, क्लियर है, इसका स्क्वायर और माइनस सिग्मा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो इससे ये वैल्यू ऐसे आई है। तो ये हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। फिर वही जिसमें जिसमें हमारे पास ई रेज टू पावर में जेड नहीं है वो बाहर ले ली, तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी है ये तुम्हारे पास बाहर आ जाएगी, और अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने के बाद जो तुम्हारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, उसने भी नहीं सोल्व करा होगा, उसने भी सीधा हैंस लिख के बता दिया कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो ये आ जाएंगे। यानी एम एक्स टी है उसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, ई रेज टू पावर म्यू टी प्लस टी स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज द required value of moment generating function. Is that clear? Any doubt? No sir. तो ये तुम्हारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। नाउ अगर हमें क्युमुलेटिंग जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करने हो कुर्टोसिस की हेल्प से, यानी के ऑफ एक्स टी, इसको बोलते हैं क्युमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो जी वहाँ पे एम यूज होता है, यहाँ पे क्या होगा, के यूज होगा, के ऑफ एक्स टी, और वो तुम्हारे पास होता है जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आए हैं उसकी लॉग पे वैल्यू, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने ऊपर फाइंड आउट कराई है, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारे पास होगा log ऑफ एम एक्स टी, और एम एक्स टी की वैल्यू ये रही ऊपर, यहाँ पे पुट कर दो, तो log ऑफ विद बेस ई रेज टू पावर म्यू टी प्लस टी स्क्र इंटू सिग्मा स्क्र अपॉन 2। तो log से जो एक्सपोनेंशियल है कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जो आंसर है वो आ जाएगा म्यू इंटू टी प्लस टी स्क्र सिग्मा स्क्र अपॉन 2। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ cumulative generating function. Now from cumulative generating function you can easily find out the mean and variance. ये तुम्हारे पास फर्स्ट यूनिट में होता है कि अगर तुम्हारे पास जो k1 फाइंड आउट करोगे, यानी k1 है वो आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ t इन k एक्स टी, जो तुमने फाइंड आउट किया है, जो k का जो तुम्हारे पास t का जो तुम्हारे पास कोफिशिएंट है, और वो तो कितना है, म्यू है, वो तुम्हारे पास क्या होता है, मीन होता है। तो मीन तुम्हारे पास आ जाएगा म्यू, वैसे मीन होता भी यही है,
दूसरा तुम्हारे पास क्या है, दूसरा तुम्हारे पास है K2, जो तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वेरिएंस, और वेरिएंस यहाँ पे किसके इक्वल होता है, K2 में टी स्क्वायर अपॉन 2 इसका कोफिशिएंट, और वो तुम्हारे पास क्या है, सिग्मा स्क्वायर, और यही तुम्हारे पास क्या होता है, वेरिएंस होता है। ठीक है, क्लियर है। मूवमेंट Yes, जेनेटिक sir. फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया है, जैसे हमारे पास नॉर्मल हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होते हैं वहां से, फिर कम्युलेटिव जेनेटिक फंक्शन कैसे फाइंड आउट करे हैं, वो तुम मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन की अगर लॉग पे वैल्यू देखोगे तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, कम्युलेटिव जेनेटिक फंक्शन। उसके बाद मीन क्या होता है, अगर आप K1 में टी का कोफिशिएंट देखोगे वो मीन होता है, और K2 में टी स्क्वायर अपॉन 2 का जो कोफिशिएंट देखोगे वो तुम्हारे पास क्या होता है, वेरिएंस होता है। ठीक है, और के आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, के आर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी रेज टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था तुम्हारे पास मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन। नेक्स्ट है मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन के बाद हम फाइंड आउट करेंगे मोमेंट्स। ठीक है, तो मोमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, मोमेंट्स इसमें अलग अलग होंगे, जो ओड नंबर ऑफ मोमेंट्स है वो अलग होंगे, और जो इवन नंबर ऑफ मोमेंट्स है वो अलग होंगे। इवन के लिए अलग फॉर्मूला होगा और ओड के लिए अलग फॉर्मूला होगा। ठीक है, यानी सबसे पहले दिया उसने ओड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन आर गिवन बाय, और अबाउट मीन है। ठीक है, मोमेंट्स हम टू टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो अबाउट मीन के इक्वल, ठीक है, और एक अबाउट ओरिजिन के इक्वल। ठीक है, अबाउट ओरिजिन यानी एक तो x माइनस म्यू के कोरस्पॉन्डिंग, और एक सिर्फ x माइनस जीरो जो किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा, जो सिंपल वेरिएट में कर रहे थे। ठीक है, तो वो देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, म्यू ऑफ ओड ऑर्डर के लिए देखते हैं। ओड ऑर्डर के लिए हमारे पास 2n+1 टाइप के होंगे, ये तुम्हारे पास क्या है, एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर है तो इसके लिए जो हमारे पास मोमेंट है, यानी म्यू n+1, वो तुम्हारे पास इक्वल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करी है बच्चों उसने मोमेंट्स के लिए, वही करते हैं हम जो लास्ट में किया था। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हम अबाउट मीन हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो x की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस म्यू रेज टू पावर 2n+1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। नाउ राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू रेज टू पावर 2n+1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन सिग्मा इंटू रूट 2 पाई इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा का स्क्वायर, एलसीएम लेके लिख दिया उसने, और इंटू डी एक्स। अब जिन टर्म में डी एक्स नहीं है उसको बाहर ले लिया। ठीक है, तो 1/√2 पाई 1/सिग्मा इंटू √2 पाई उसको बाहर ले लिया, तो टोटल जो वैल्यू आएगी बाहर वो आ जाएगी म्यू ऑफ 2n+1 सिग्मा रेज टू पावर 2n+1 अपॉन √2 पाई, और इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जेड रेज टू पावर 2n+1 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इंटू डी जेड। ठीक है, बाद में लिखा है इसने, सब्स्टिट्यूट कर दिया जेड को एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से। तो ये इंटीग्रेशन है, ये चेंज होके इसमें आ जाएगा इंटीग्रेशन, जिसको इसने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया है। ठीक है, अब हमारा काम रह गया सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए इसने बोल दिया सिंस द इंटीग्राट जेड रेज टू पावर 2n+1 e रेज टू पावर माइनस जेड स्क्वायर इज एन ओड फंक्शन ऑफ जेड, तो इवन, ठीक है, ये तुम्हारे पास ओड फंक्शन है, ये तुम्हारे पास जो इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड होता है जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये तुम्हारे पास क्या है, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन है तो इसका जो तुम्हारे पास रिक्वायर्ड एन की वैल्यू पुट करते चले जाओ, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, यू कैन गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ u1 u2 एंड अप टू म्यू 2n+1। समझ आया बच्चों, ओड ऑर्डर का कैसे फाइंड आउट करा है, क्लियर है। Yes. इसमें हम मूवमेंट्स भी फाइंड आउट करेंगे, और जो रेकरेंस रिलेशन है जो हम अलग से आर्टिकल बनाते हैं वो भी साथ के साथ करेंगे। अब बात करेंगे इवन ऑर्डर की, तो इवन ऑर्डर को भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे सेम एज इट इज। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया हुआ है μ2n है, ये तुम्हारे पास इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, पावर में ऊपर 2n+1 था, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2n। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, फिर वेरिएबल को चेंज करके, यानी जेड है उसकी वैल्यू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से, फिर विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो बाकी सारी टर्म बाहर, यानी सिग्मा रेज टू पावर 2n अपॉन √2 पाई बाहर। फिर क्या किया इसने, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, जो तुम्हारे पास ये है इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके दिखा दिया उसने, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास ओड फंक्शन था। ओड फंक्शन के लिए तुम्हारे पास क्या होता है, अगर तुम्हारे पास -a to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये वैल्यू है यहाँ पे, अगर ये तुम्हारे पास ओड फंक्शन होता है तो तुम्हारे पास 2 इंटू
0 टू a, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इस टाइप की प्रॉपर्टी यूज करके हम डायरेक्टली इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे इसका क्या करा हुआ है, बस इंटीग्रेशन करा हुआ है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिक्वायर्ड जो तुम्हारे पास मोमेंट्स है वो आ जाएगा म्यू ऑफ 2n इज इक्वल टू सिग्मा रेज टू पावर 2n इंटू 2 रेज टू पावर n अपॉन रूट पाई और गामा ऑफ n प्लस 1/2। जो तुम्हारे पास ये इंटीग्रेशन है ना, ये तुम्हारे पास किसके इक्वल होता है, गामा के इक्वल, यानी 0 से इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस t रेज टू पावर n प्लस 1/2 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू डी टी। वहां से गामा की वैल्यू पुट कर दी, गामा n की जगह क्या है, n प्लस 1, चेंजिंग n टू n माइनस 1, यहाँ पे n को n माइनस 1 से चेंज कर दिया तो ये आ जाएगा, तो ये और दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेकरेंस रिलेशन। ये भी इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? तो इसमें हमने मोमेंट्स जो फाइंड आउट करे हैं वो इवन ऑर्डर के अलग से फाइंड आउट करे हैं और ऑड ऑर्डर के अलग से फाइंड आउट करे हैं, और दोनों में कुछ भी नहीं किया हुआ, जस्ट वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन क्या करा हुआ है। और इंटीग्रेशन करने से जो तुम्हारे पास है रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड मोमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। नो सर। और ये तुम्हारे पास क्या है, इनफैक्ट रेफरेंस रिलेशन भी है कि तुम्हें एक पॉइंट पे तुम्हारे पास जो मोमेंट है वो गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड अनदर पॉइंट। जैसे 2 पे गिवन है तो आप म्यू 4, म्यू 6, म्यू 8, म्यू 10, म्यू 12 ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। मेरे को बंद करके रख दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है माइक ऑफ कर लो बच्चों जिसका ऑन है। माइक ऑफ कर लो बच्चों जिसका ऑन है। रवीना धनखड़। नेक्स्ट आर्टिकल है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट इज आल्सो नॉर्मल वेरिएट। ठीक है, यानी तुम्हारे पास अगर x1 है, x2 है एंड अप टू सोन xn है, वो तुम्हारे पास n इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें गिवन है x1 इसका माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर लो बच्चों। रवीना धनखड़। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, ये x1 है वो तुम्हारे पास नॉर्मल वेरिएट है। ठीक है, n ऑफ म्यू 1 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये बोल दिया सिग्मा 1 का स्क्वायर। फिर बोल दिया x2 बिलोंगिंग टू n नॉर्मल वेरिएट है म्यू 2 विद मीन एंड सिग्मा 2 का स्क्वायर, ये तुम्हारे पास वेरिएंस है। सिमिलरली x3 है, ठीक है, ये भी तुम्हारे पास नॉर्मल वेरिएट है विद मीन म्यू 3 एंड सिग्मा 3 का स्क्वायर। तो बोलता है इनका अगर हम सम करेंगे यानी x और लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, यानी a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, तो ये भी तुम्हारे पास क्या होगा, एक नॉर्मल वेरिएट होगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास आर्टिकल है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ये तुम्हारे पास क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो ये जैसे 2 के लिए करते हैं, जैसे एक बार 2 के लिए कर लो तो ये तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, n के भी लिए इक्वल आ जाएगा। ये मैंने सिर्फ 3 के लिए लिखा है, इस तरह आप चलते चले जाओगे तो xn बिलोंगिंग टू नॉर्मल वेरिएट विद म्यू n मीन और जो सिग्मा n का स्क्वायर है तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये करके दिखाया हुआ है, करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें समझना है कि है क्या। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछते इसको। ओके, यस सर। जैसे तुम्हारे पास ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, और इसमें ये भी दिखाया हुआ है कि नॉर्मल वेरिएट क्या होंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि तुम्हारे पास जो ये सम है ये होगा तुम्हारे पास नॉर्मल वेरिएट। ठीक है, नॉर्मल वेरिएट होने के साथ साथ ये तुम्हारे पास जो n है यानी बिलोंगिंग टू n, तो मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3, और जो वेरिएंस है वो हो जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर और प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नए मीन और वेरिएंस। जैसे इसने पार्टिकुलर केस ले लिया, पार्टिकुलर केस में इसने बोल दिया कि अगर इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर a1 है और a2 है वो तो 1 है, और जो a3 a4 बाकी सारे 0 है, यानी सिर्फ इसने किसके लिए बात कर ली, 2
इंडिपेंडेंट वेरिएट n के लिए, तो इसमें जो तुम्हारे पास x1 प्लस x2 है वो भी एक नॉर्मल वेरिएट हो जाएगा विद मीन μ1 प्लस μ2 और सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कर सकते हो पर्टिकुलर केस कि सारे को अगर हम 1 1 ले ले, एक को 1 ले ले, बाकी सारे को नेगेटिव ले ले, तो तुम्हारे पास रिक्वायर्ड जो नॉर्मल वेरिएट है वो क्या आएगा, ये इसने बताया हुआ है। ओके, यस सर। एरिया प्रॉपर्टी है, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे ये 26 से 40 ये कैलकुलेट करना है, तो इसको चेंज करके करते हैं हम। कैसे करते हैं, देखो x इज ए नॉर्मल वेरिएट विद मीन 30, ठीक है। मीन गिवन है और मीन को हम क्या बोलते हैं, म्यू, वो 30 गिवन है। उसके बाद बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इन स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ सिग्मा की वैल्यू गिवन है डायरेक्ट अब 5, ठीक है, वेरिएंस नहीं गिवन है, अब डायरेक्टली एस डी की वैल्यू गिवन है। तो ये दोनों पैरामीटर आपको गिवन है, ठीक है। यानी जो x हम क्या मान लेते हैं, रैंडम वेरिएबल बिलोंगिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 30 एंड यहाँ पे वेरिएंस आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 25, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू ये है तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, ये तुम्हें गिवन है यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में तुमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x की वैल्यू, ठीक है, जब x है वो 26 और 40 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो x है वो तुम्हारे पास क्या है 26, ठीक है, उसके लिए अलग से कैलकुलेट करेंगे, 40 है उसके लिए अलग से कैलकुलेट करेंगे। अगर x 26 है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z की वैल्यू क्या होती है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगी 26 माइनस 30 अपॉन 5, जो कि इसके ऊपर आ जाएगी माइनस 0.8 के इक्वल। फिर x तुम्हारे पास अगर 40 है, x तुम्हारे पास 40 है तो नॉर्मल वेरिएट z है उसकी वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 30 अपॉन 5, ये डायरेक्टली कितनी आ जाएगी 2। यानी हम क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल वेरिएट है उसको चेंज कर रहे हैं x से z पे। चेंज करने के बाद उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था प्रोबेबिलिटी व्हेन x है वो 26 से बड़ा हो और 40 से क्या हो, छोटा। तो इसको चेंज करके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यानी इसको कैलकुलेट करना था तो ये तुम्हारे पास चेंज हो जाएगा z में, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 0.8 z और लेस देन 2, ये कैलकुलेट करना है। माइनस 0.8 व्हेन z इज x इज इक्वल टू 26 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 40, तो z की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये किसके इक्वल आ जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है तो -8 का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा p ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0.8 और प्लस एक 0 से बड़ी आ जाएगी, 0 से बड़ी और 2 से छोटी, इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास गिवन जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे तो तुम्हारे पास जो इसकी वैल्यू वो आ जाएगी 0.2881 और इसकी आ जाएगी 0.4772, तो आंसर आ जाएगा 0.7653। ठीक है बच्चों, फिर उसने पूछा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 45 पे, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो चेंज करके, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज, और ये इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एग्जांपल्स। सारे एग्जांपल ऐसे ही आप इनको ट्राई करोगे। इम्पोर्टेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि जो तुम्हारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो हम क्यों यूज करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, डिस्क्रीट एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस, उसमें हमने देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हमने जो पैरामीटर्स है वो सारे फाइंड आउट करे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, कम्युलेटिव जनरेटिव फंक्शन, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, ये सारे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये तो उसने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है कि ये तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट में बोलता है मोस्ट ऑफ द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड अकरिंग इन प्रैक्टिस बाइनोमियल एंड पॉइजन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज नंबर ऑफ ट्रायल टेंड टू इंक्रीज। बोलता है कि एक तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो, तो ये तुम्हारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्टिकल केस होता है, ठीक है।
अगर आप जो n है उसको क्या कर दो, इंक्रीज, ठीक है। Even if a variable is not normally distributed, it can be sometimes put to a normal distribution by simple mathematical transformation। जैसे एक हमारे पास रैंडम वेरिएबल x होता है, उसको चेंज करके हम z में लेके आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी ऐसे ही प्रॉपर्टी पढ़ लोगे ना बच्चों इनको, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सब एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम में नहीं आते लेकिन देख सकते हो आप इनको, ठीक है। तो ये था तुम्हारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर? यस सर। और इसी के साथ जो यूनिट 3 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4। देखो यूनिट 3 है, उसमें हमने कैलकुलेशन जो वर्क है वो तुम्हारे पास ज़्यादा है, मैनिपुलेशन है, कैलकुलेशन है। और यूनिट 3 में सिर्फ आप सैम्पलिंग थ्योरी में सिर्फ आप थ्योरी डिस्कस करोगे, ठीक है। जैसे स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, सैम्पलिंग क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, ठीक है, जो 2 टाइप्स की होती है, एरर 1 एरर 2, उसकी यूटिलिटी क्या है, हाइपोथेसिस क्या होते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या होते हैं, फिर उसके टाइप, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस क्या होंगे, ठीक है, कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होंगे। अब फिर जो टू टाइप्स है एरर की, उसको डिस्कस करेंगे, उसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, ठीक है। वन टेल टेस्ट है वो क्या होता है, टू टेल टेस्ट है वो क्या होता है, कि देखो एक तो तुम्हारे पास मतलब इस जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, जैसे हमने डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तुम्हारे पास मान लो एक सिटी है रोहतक, उसका तुम्हें डाटा कलेक्ट करना है, या तुम्हें ये देखना है कि नंबर ऑफ पर्सन है जो स्मोक करते हैं वो कितना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको एनालाइज करोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सैम्पलिंग थ्योरी, है ना। जैसे नाम ही चैप्टर का सैम्पलिंग थ्योरी है, तो सैम्पलिंग थ्योरी में हम क्या करते हैं, सैंपल सैम्पलिंग थ्योरी में क्या करते हैं, जैसे तुम्हें नंबर ऑफ पर्सन चाहिए रोहतक में जो स्मोक करते हो, तो सैंपल क्या होगा, तुमने कोई भी, जैसे मान लिया 50,000 है पॉपुलेशन रोहतक की, तो उसमें से तुमने क्या करा, 1,000 ऐसे पर्सन रैंडमली चूज कर लिए, उनको देख लिया स्मोक करते हैं नहीं करते, फिर स्टैटिस्टिकल मेथड से, म्यू से, वेरिएंस से, स्टैंडर्ड वेरिएशन से तुम पूरे रोहतक के कैलकुलेट कर सकते हो, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, है ना। ओके, तो अब तुम्हारे पास क्या होता है, अब तुम यही डिस्कस करोगे कि जो सैंपल है वो हमने चूज करे हैं, वो किस किस टाइप से चूज कर सकते हो। उसके बाद जो तुम्हारे पास वैल्यू आई है, मान लो किसी ने बता दिया कि इतने करते हैं, क्या वो सही है नहीं है, एक्चुअली में करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एरर, नहीं करते तो तुम्हारे पास एरर आएगी, इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस कोई बच्चा बता सकता है, हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द सर मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस? सर कुछ मान लेना सर। हाँ, कुछ मान लेना कि हम ये कंडीशन मान के चलते हैं और उसके बाद हम जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस। तो कुछ डेफिनेशंस है वो मैं आज यहाँ पे करवा रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन तो समझते ही हो, क्या होती है यस पॉपुलेशन? जनसंख्या। जिस डेटा को हमने एनालाइज करना हो तो वो तुम्हारे पास पॉपुलेशन होती है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है पॉपुलेशन का मतलब नंबर ऑफ पर्सन ही हो, ठीक है। एनिमेट भी हो सकती है और इन एनिमेट भी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जो कंसीवेबल हो, ठीक है, पर्टेनिंग टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो हम टेस्ट उस पे कर रहे हैं, स्टडीज इस पे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है, कोलेक्शन, ये तुम्हारे पास कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स भी हो ऑब्जेक्ट्स, सिटीज भी हो सकती है, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, फैक्ट्रीज भी हो सकती हैं, ठीक है, स्कूल्स भी हो सकते हैं, कॉलेज भी हो सकते हैं। इस टाइप के जो तुम्हारे पास पॉपुलेशन है उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। यानी आप पॉपुलेशन मान लो ये लगा लो कि स्कूल ले लिए हमने, ठीक है, कि कोई भी 2 डिस्ट्रिक्ट के स्कूल ले लिए और उस पे हम कुछ डाटा एनालाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो जिनका जो परसेंटेज है वो 90% से अबोव है। तो इसमें पॉपुलेशन क्या होगा बच्चों, बताना, पॉपुलेशन क्या है इसमें। मान लो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं,
स्कूल के बच्चे जिनका 90% से अबोव मार्क्स है, इसमें स्टूडेंट है ना स्कूल के, ठीक है, Yes, sir. तो वो तुम्हारे पास होती है पॉपुलेशन। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम कन्वेंस कर सकते हो, कंसीव कर सकते हो, कंसीव करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद उस पॉपुलेशन में से कुछ लेंगे, ठीक है, कुछ उसके ऑब्जेक्ट्स लेंगे। जैसे हमने करना है, अभी मैंने बताया कि 1000 पर्सन्स पे तुमने कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है या फिर उनकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है कि कितने स्मोक करते हैं, कितने ये इस टाइप का अनाज खाते हैं, तो उसमें से 100 ले लेते हैं 1000 में से, उसको बोलते हैं सैंपल, ठीक है। तो बेसिकली सैंपल क्या होता है, we draw a sample out of the population and derive the some statistics measure mentioned above, ठीक है। पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे ना करके उसके कुछ एक पार्ट पे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे किसी भी शॉप में से कोई भी हमें अनाज चाहिए, तो पूरे के पूरे कंटेनर में से आप सिर्फ एक मुट्ठी अनाज से ये बता सकते हो कि ये पूरा का पूरा अनाज कैसा है, ठीक है। ये तो नहीं है कि हम सारा चेक करेंगे, ऐसा ही करते हैं ना। Yes, Yes, sir. sir. दूसरा जैसे रियल लाइफ में हम करते हैं, ठीक है, जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाने के लिए कोई भी हमने सब्जी बनाई या खीर बनाई, तो हम सिर्फ उसमें से एक चम्मच टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि पूरी की पूरी खीर कैसी बनी है ना। तो वो जो चम्मच होती है तुम्हारे पास, वो क्या होती है, एक चम्मच सैंपल होता है वो, ठीक है। Yes. क्लियर है, पॉपुलेशन और सैंपल क्लियर है क्या होते हैं। Yes, sir. नेक्स्ट डेफिनेशन है सैंपलिंग की। देखो सैंपल तो हम कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी ने सब्जी टेस्ट करनी है, ठीक है, अब वो सिर्फ उसमें से पानी टेस्ट करेगा तो सब्जी कच्ची है पक्की वो थोड़े बता पाएगा, नहीं बता पाएगा ना। No, sir. कुछ भी कैसे भी कर सकता है वो, या फिर उसने कुछ और टाइप से टेस्ट किया हो, ठीक है, जिससे वो पानी ना बता पाए, ठीक है। तो इस टाइप की जो तुम्हारे पास सैंपलिंग है उसको डिवाइड किया हुआ है कि आप पॉपुलेशंस में से सैंपल किस तरह से उठा सकते हैं, ठीक है। वो बाइस्ड भी हो सकता है, अनबाइस्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी उसकी टाइप्स है बच्चों, देखो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये 6 टाइप की होती हैं, प्रपोजिव या सब्जेक्टिव या जजमेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है। प्रपोजिव या सब्जेक्टिव और जजमेंट सैंपलिंग, ठीक है। जजमेंट सैंपलिंग क्या होती है बच्चों कि कोई भी रूल नहीं होता, हम क्या करते हैं डायरेक्टली वहां से, जैसे क्लास में तुम्हें इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए, ठीक है, तुम्हें सैंपलिंग करनी है इंटेलिजेंट बच्चों की, ओके। तो जैसे किसी टीचर को बोल दिया क्लास में से 5 इंटेलिजेंट बच्चों को लेके आओ, ठीक है। तो पॉपुलेशन तो पूरा है ना वो, यहाँ पे मान लो क्लास में 60 स्टूडेंट है, पॉपुलेशन पूरा का पूरा, उसमें उसमें से इंटेलिजेंट चाहिए, ठीक है। तो प्रपोजिव है, तो टीचर क्या कर सकता है, टीचर को इंटेलिजेंस को मेजर थोड़ी कर सकते हैं, तो टीचर किसी कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है उसको भी ले सकता है, तो वो प्रपोजिव है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनके मार्क्स है वो 80% से ऊपर हो, ठीक है, 90% अबोव हो। तो इस टाइप की जो सैंपलिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रपोजिव और सब्जेक्टिव या जजमेंट, ठीक है। पहले हमें पता है कि किस टाइप की सैंपलिंग हमने उठानी है, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. और रियल लाइफ में एग्जांपल और भी देख सकते हो जैसे किसी रिच पर्सन चाहिए, ठीक है, ओके। तो रिच पर्सन चाहिए तो आप कैसे भी उनको मेजर कर सकते हो, ठीक है, कि ये तुम्हारे पास रिच पर्सन है, तो जरूरी नहीं है उसमें सारे ही रिच हो, ठीक है। Probability sampling. Probability sampling provide a scientific technique of drawing sample from a population according to some laws or chances in which each of the unit universe has some definite pre-assigned probability. Probability sampling क्या होती है बच्चों, probability sampling में हमारी मर्जी नहीं चलती, ठीक है। आप किसी probability के corresponding उसको चूज करते हैं। जैसे क्लास में किसी ने ये बोल दिया, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था वही ले लेते हैं, कि टीचर ने वो बच्चे ले लिए, मान लो इंटेलिजेंट बच्चे लेने हैं, उसने उसने बोल दिया जो इवन नंबर वाले हैं वो खड़े हो जाओ, खड़े हो गए इवन वाले। तो इवन में जिसका रोल नंबर इवन होगा वो सैंपल में आ जाएगा, जिसका रोल नंबर इवन नहीं होगा वो नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है।
यानी Yes, sir. जो परपोजिव सैंपलिंग है उसमें तुम्हारे पास जो टीचर है वो तुम्हारे पास क्या टीचर उन बच्चों को उसने टीचर ने बोल दिया इंटेलिजेंट बच्चों को उठा लाओ, तो जो टीचर को जो अच्छे स्टूडेंट लगेंगे सिर्फ वो उसको उठा सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ऐसा नहीं कर सकता वो। प्रोबेबिलिटी सैम या फिर ये बोल देगा सीधा जाके रोल नंबर की बजाय कि 90% से अबोव वाले स्टूडेंट हो जाए, तो ये ऑब्वियसली बात है जिसके 90% से अबोव हो गए वो इंटेलिजेंट तो होगा ही, ठीक है? तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। हर एक स्टूडेंट को सिलेक्ट होने के चांसेस सेम हो, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है? Yes, sir. तो इसमें भी हर एक स्टूडेंट के सिलेक्ट होने के चांसेस सेम। नेक्स्ट है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज अ टेक्निक इन विच द सैंपल इज ड्रॉन इन सच ए वे दैट एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल इंडिपेंडेंट, ठीक है? हर एक स्टूडेंट के इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस हो, ठीक है? तो उसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। वो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी उनको चूज कर सकते हैं, ओके? अब इसमें बोल दिया ऊपर वाले में तो बोल दिया इवन नंबर, तो इवन नंबर बोल दिया, तो इवन नंबर बोलने से जो ओड वाले नंबर है वो तो रह गए ना, तो सबके इक्वल चांसेस नहीं है, तो सिंपल में सभी के इक्वल चांसेस होंगे, ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इज वन वेयर द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्ट्रैटा और सब ग्रुप्स, ठीक है? जैसे तुम्हें नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट चाहिए, ठीक है? तो आप एक साथ कई सारे मेजर्स फाइंड आउट कर सकते हो। इंटेलिजेंट स्टूडेंट में से हमने जिनके मार्क्स 90% से अबोव है वो अलग कर लिए, ठीक है? और जिनके 70 से 80 है वो अलग कर लिए, फिर जिसके 60 से 70 है वो अलग कर लिए, और जिसके 60 से नीचे है, लेस है, वो अलग कर लिए, है ना? इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब उसको टीचर को कोई बोल देना कि इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए, तो वो सीधा ग्रुप को खड़ा कर देगा, जिसको 90% है वो फिर बोल देगा मीडियम बच्चे, जिनके 70 से 80 के बीच में वो मीडियम होंगे। और एग्जांपल कैसे हो सकता है, जैसे काउ इन ए बिग हर्ड, ठीक है? उनको डिवाइड कर सकते हैं हम बेस्ड ऑन द ब्रीड, उनकी ब्रीड के अकॉर्डिंग काउस को अलग कर सकते हैं, एज ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग उसको अलग से ग्रुप बना सकते हैं, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लैक्टेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है? या लैक्टेशन मिल्क यील्ड ग्रुप उससे भी कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की, आप जो पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसको आप क्या कर सकते हो डिवाइड, ठीक है? क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है? क्लस्टर का मीनिंग क्या होता है? गुच्छा होता है सर, मतलब काफी हाँ, लोग, मतलब गुच्छा, काफी चीजें इकट्ठी होती है जब। इकट्ठी चीजें हो जाती है, यानी क्लस्टर एक साथ कई चीजें। ऊपर तो हम अलग अलग कर रहे थे, तो व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज वेरी लार्ज, ठीक है, जिसको हमें पूरे थ्रू आउट जैसे हमने देखना है, कोई भी हम देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज वेरी लार्ज द प्रीवियसली मेंशन्ड सैंपलिंग, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड लीड टू सेवरल डिफिकल्टीज, द सैंपलिंग film is not available at it's too expensive time consuming to prepare it। जब ऊपर वाली स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग थी, इसमें आपको हर एक का डाटा लेना पड़ेगा, तभी तो आप इसको डाटा कलेक्ट करोगे, तभी तो तुम्हें उसको ग्रुप अलग कर सकते हो, ठीक है? हमें जैसे अभी स्टूडेंट को डिवाइड करा था, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। अब मैंने बोल दिया कि ये 90% से वो वाले चीज इस तरफ जाओ, क्या पता कोई 60% वाला बच्चा भी 90% वाले में बैठा हो, तो गलत होगी ना हमारी सैंपलिंग, हमारे पास जो मेजर करेंगे उसमें एरर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब क्या है? सो द अदर डिफिकल्टीज आर फर्स्टली द हाई कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी, ठीक है? हमें हमें फिर किसी बंदे को भेजना पड़ेगा कि इनकी डीएमसी चेक करो, और चेक करो कि 90% से वो है नहीं, तो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? तो हमें इसमें ओ स्टूडेंट चाहिए, ठीक है? इन सच ए केस क्लस्टर सैंपलिंग इज यूजफुल। इन दिस केस द टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, ठीक है? तो इसमें हमें जैसे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में हमने क्या कर दिया कि उनको करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो इसमें हम क्लस्टर सैंपलिंग में जो हमें चाहिए, जो हम मेजर कर रहे हैं, सिर्फ वो ग्रुप लेंगे, वो सैंपल लेंगे, तो इसको बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है? ओके। Yes, sir. फिर होता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ठीक है? मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होती है कि आप डायरेक्टली पॉपुलेशन में से सैंपल उठा के ना कैलकुलेट करो। तुम्हें सबसे पहले क्या होगा, मान लो तुम्हें नंबर ऑफ रिच पर्सन चाहिए,
तो नंबर ऑफ रिच पर्सन से पहले तुम उनकी सैलरी देख लो, ठीक है, कि आपने नंबर ऑफ रिच पर्सन कैलकुलेट करने से पहले तुमने क्या करा, सैलरी देख ली कि इतने कितने सारे पर्सन हैं जो जिनकी सैलरी 1 लाख से अबोव है, तो ऑफ कोर्स वो रिच तो होंगे ही, तो इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इंस्टेड ऑफ enumerating all the sampling unit in the selected cluster, one can obtain better and more efficient estimator by resorting the sub sampling, ठीक है, सैंपलिंग के बाद सैंपल में से सैंपल लेना उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ठीक है, क्लियर है। यस सर। और पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स है, ये तो मैंने बता ही दिया, मीन वेरिएंस मोड, ठीक है, कुर्टोसिस, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है बच्चों, एनी डाउट। No, sir. सर हाँ जी, जो ये एग्जाम्पल 7 ही है 98 पेज पे, हाँ हाँ हाँ, इसमें ये ई की वैल्यू कैसे निकाले सर? 98 पेज पे, यस सर। आप मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, ओके। फर्स्ट तो यह है बात पूछनी है सर, तो यह मैंने आवा की वैल्यू कुछ भी हो उसका इसके ऊपर e की पावर -1.5 0.5 कैसे निकला सर? ये वाली e रेज टू पावर समथिंग, ये यस सर। ये अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ था उसके बाद जो टेबल थी वहां से है ये, नहीं नहीं कैलकुलेट करनी आती तो ये यानी याद देखो, रखना ई की जो वैल्यू होती है वो 0.2878 ये होती है, 71828, यानी याद रखनी पड़ेगी सर, इनका नहीं कोई वो ना है लॉजिक। याद नहीं रखनी पड़ेगी, ई की वैल्यू होती है ये 2.71828, ये वैल्यू होती है ई की वैल्यू ये होती है, तुम्हें चाहिए ई रेज टू पावर -1/5 1.5, तो ई रेज टू पावर -1/2, तो ये जाएगा 1/e की पावर 1/2 1/√2 रूट ई, और 1/√e की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे कैलकुलेटर में, कैलकुलेट कर लो, ठीक है।